हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट एनालिसिस। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में स्टैटिक जीके और पुराने करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आए हुए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा, और हमारे चैनल करंट एनालिसिस को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेटों को। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, एशियाई युवा खेल 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, बात करें एशियाई युवा खेल जो कि 2022 में होना है, तो दोस्तों किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, चीन में। कहाँ पे? जो कि चाइना में आयोजित किया जाएगा। अगर दोस्तों इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं तो चलिए उनको भी कवर कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि एशियाई युवा खेल सबसे पहला कहाँ पे खेला गया था, किस देश में आयोजित किया गया था, तो दोस्तों याद रखिएगा, सबसे पहला एशियाई युवा खेल सिंगापुर में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? सिंगापुर में। और दोस्तों, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है अंडर 17 मेन फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पे होगा, तो दोस्तों पेरू में होगा। 2023 का अंडर 17 मेन फीफा वर्ल्ड कप पेरू में खेला जाएगा। दोस्तों, वुमेन फीफा वर्ल्ड कप की बात करें, अंडर 17 वुमेन फीफा वर्ल्ड कप की, तो यह 2022 भारत में खेला जाएगा। कहाँ पे? 2022 में भारत में। अगर दोस्तों आईसीसी में वुमेन वर्ल्ड कप की बात करें तो यह 2022 न्यूजीलैंड में खेला जाएगा, और आईसीसी मेन वर्ल्ड कप की तो 2023 भारत में खेला जाएगा। और दोस्तों T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो 2022 में ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा, और हॉकी वर्ल्ड कप की बात करें तो 2023 भुवनेश्वर में खेला जाएगा। दोस्तों, ये सभी पॉइंट्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों इसलिए इस वीडियो में हम हर एक पॉइंट को कवर करते हुए चलेंगे, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। अगर सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो दोस्तों बात करें स्कॉटलैंड की राष्ट्रीय खेल की, दोस्तों गोल्फ हो जाता है। क्या? गोल्फ स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल हो जाता है। याद रखिएगा, गोल्फ स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल हो जाता है। दोस्तों और भी देशों के राष्ट्रीय खेलों को आइए डिटेल से जान लेते हैं। दोस्तों अगर बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। अगर दोस्तों बांग्लादेश की सीएम की बात करें और इसकी कैपिटल और करेंसी की, तो दोस्तों बांग्लादेश की कैपिटल क्या हो जाती है? ढाका। याद रखिएगा, ढाका बांग्लादेश की कैपिटल हो जाती है, और शेख हसीना वहाँ की सीएम हो जाती हैं। और बांग्लादेश की करेंसी क्या हो जाती है? तो बांग्लादेश की करेंसी टका हो जाती है। अब दोस्तों अगर बात करें भूटान के राष्ट्रीय खेल की, तो तीरंदाजी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? भूटान का। तो दोस्तों भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू हो जाती है। और इसकी करेंसी क्या चलती है भूटान में? दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा भूटान की करेंसी क्या हो जाती है। अगर दोस्तों बात करें वॉलीबॉल की, तो ये नेपाल और श्रीलंका दोनों देशों का राष्ट्रीय खेल हो जाता है। याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में वॉलीबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो ऑप्शन में या नेपाल होगा या श्रीलंका होगा या दोनों होंगे। तो दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, ये नेपाल और श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल, दोनों देशों का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। युवा पुरस्कार पूछ रहा है दोस्तों साहित्य अकादमी 2021 का, तो किसे दिया गया है दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये किसे दिया गया है? हिमांशु वाजपेयी जी को। हिमांशु वाजपेयी को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इनकी पुस्तक किस्सा किस्सा लखनऊ हिंदी में है, जो कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। कौन सी पुस्तक इनकी कौन सी हो जाती है? तो याद रखिएगा, किस्सा किस्सा लखनऊ। दोस्तों अगर बात करें नमिता गोखले और दया प्रकाश सिन्हा और मेघा मजुमदार जी की, तो दोस्तों मेघा मजुमदार जी को इनकी इंग्लिश बुक हो जाती है द बर्निंग, उसके लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया। अगर हिंदी बुक के लिए पूछता किसे, तो किस्सा किस्सा लखनऊ हो जाती बुक, किसकी थी? तो हिमांशु वाजपेयी जी की। और अगर इंग्लिश बुक पूछता है तो दोस्तों द बर्निंग किसकी थी? मेघा मजुमदार जी की। अगर दोस्तों दया प्रकाश सिन्हा जी की बात करें, तो ये लोग सीनियर वर्ग की बात करें, अगर दोस्तों सीनियर वर्ग में साहित्य अकादमी सीनियर वर्ग की बात करें, तो दोस्तों दया प्रकाश सिन्हा जी को दिया गया है सम्राट अशोक नाटक के लिए इन्हें। और दोस्तों नामित गोखले, जो कि इनकी इंग्लिश बुक थी, नामित गोखले जी की इंग्लिश बुक थी थिंग्स टू लीव बिहाइंड। याद रखिएगा, दया प्रकाश सिन्हा जी और नामित गोखले ये लोग सीनियर वर्ग में इन्हें दिया गया है। और अगर आपसे युवा वर्ग में पूछता है तो दोस्तों हिमांशु वाजपेयी जी को दिया गया है हिंदी बुक के लिए उन्हें, और मेघा मजुमदार जी को द बर्निंग उनकी इंग्लिश बुक हो जाती है। और दोस्तों अगर सीनियर वर्ग में पूछता है तो याद रखिएगा, दया प्रकाश सिन्हा जी को इनकी पुस्तक कौन सी हो जाती है? सम्राट अशोक।
और नामित गोखले जी के बारे में पूछता है तो दोस्तों उनकी इंग्लिश बुक हो जाती है थिंग्स टू लीव बिहाइंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉग लोक नृत्य किस राज्य का है। दोस्तों अगर बात करें फॉग लोक नृत्य की या किस राज्य का हो जाता है तो दोस्तों याद रखिएगा हरियाणा का हो जाता है। कहाँ का? हरियाणा का फॉग लोक नृत्य हो जाता है, याद रखिएगा कहाँ का? हरियाणा का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था। दोस्तों पहला विधि आयोग का अध्यक्ष पूछ रहा है यहाँ पे, याद रखिएगा पहले विधि आयोग के अध्यक्ष के बारे में। तो कौन थी पहले विधि आयोग की अध्यक्ष? MC सेतलवाड़ थे। कौन थे? MC सेतलवाड़ जी पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे। दोस्तों अगर बात करें KC नियोगी जी की, फातिमा बीवी जी की और श्री रंगनाथ मिश्रा जी की, तो आइए इनके बारे में भी डिटेल से जान लेते हैं। आपके एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दोस्तों अगर बात करें वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाते हैं। अगर दोस्तों वर्तमान में पूछता है कौन है तो याद रखिएगा BS चौहान जी, बलविंदर सिंह चौहान जी हो जाते हैं। और दोस्तों फातिमा बीवी जी की बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी। याद रखिएगा फातिमा बीवी जी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज हो जाती हैं। दोस्तों KC नियोगी जी की बात करें तो ये वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे। कौन थे दोस्तों? पहले अध्यक्ष थे वित्त आयोग के। अगर दोस्तों बात करें वर्तमान में वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष कौन है, दोस्तों 15वां वित्त आयोग चल रहा है जो कि 2020 से 25 तक चलेगा। याद रखिएगा आई थिंक 2020 से 25 तक है 15वां वित्त आयोग। दोस्तों तो इस टाइम प्रेजेंट टाइम में कौन है वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष? तो नंद किशोर सिंह जी हो जाते हैं। याद रखिएगा रात से एग्जाम में पूछता है वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों नंद किशोर सिंह जी हो जाते हैं जो कि 15वें अध्यक्ष हैं। याद रखिएगा 15वें नंबर के अध्यक्ष हो जाते हैं। और दोस्तों नेशनल ह्यूमन राइट्स की बात करें NHRC की बात करें तो नेशनल ह्यूमन राइट्स इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1993 में और इसके पहले अध्यक्ष श्री रंगनाथ मिश्रा जी थे। दोस्तों याद रखिएगा श्री रंगनाथ मिश्रा जी क्या थे? नेशनल ह्यूमन राइट्स के पहले अध्यक्ष। और प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार जी हो जाते हैं। कौन है? अरुण कुमार जी। और दोस्तों 10 दिसंबर को नेशनल ह्यूमन राइट डे भी मनाया जाता है। याद रखिएगा नेशनल ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछता है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश में है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में हो जाता है। दोस्तों अगर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान के और उत्तर प्रदेश के और पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य हो जाता है, हस्तिनापुर पक्षी अभ्यारण्य है, पीलीभीत पक्षी अभ्यारण्य और चंद्रप्रभा पक्षी अभ्यारण्य और अंबेडकर पक्षी अभ्यारण्य, ये सब उत्तर प्रदेश में हो जाते हैं। अगर दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करें तो नागजीरा वन्यजीव अभ्यारण्य अगर आपसे पूछता है किस राज्य में स्थित है तो दोस्तों याद रखिएगा मध्य प्रदेश में हो जाता है। कोयना, रालामंडल, भीमशंकर पक्षी अभ्यारण्य ये सभी मध्य प्रदेश में हो जाते हैं। और सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य ये राजस्थान में हो जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में पक्षी अभ्यारण्य या नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हर एक एग्जाम में पूछे आते हैं। तो दोस्तों सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में, बस आप इन तक वीडियो को देखते रहिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉमिस मी डैड बुक के लेखक कौन है। अगर दोस्तों बात करें प्रॉमिस मी डैड बुक के लेखक कौन है तो दोस्तों बुक से रिलेटेड वीडियो हमारी चैनल कंटेंट एनालिसिस से पड़ी हुई है, जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं उसको डिटेल में। वहाँ पे सभी बुक के ऑथर्स के बारे में बताए हैं डिटेल में। अगर दोस्तों बात करें प्रॉमिस मी डैड बुक के लेखक की तो ये जो बाइडेन जी हो जाते हैं। कौन? जो बाइडेन प्रॉमिस मी डैड के लेखक हो जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजीनाइट लाइन किन दो देशों के बीच में है। अगर दोस्तों बात करें मेजीनाइट लाइन किन दो देशों के बीच में तो यह फ्रांस और जर्मनी के बीच हो जाती है। किसके? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच हो जाती है मेजीनाइट लाइन। अगर दोस्तों अगर पूछता है आपसे एग्जाम में कि फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी लाइन है, जो दोनों देशों के बीच में कौन सी लाइन हो जाती है, तो दोस्तों याद रखिएगा मेजीनाइट लाइन या फ्रांस और जर्मनी के बीच में। अगर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों बात करें सुल्तान अजलान शाह कप की तो यह हॉकी से हो जाता है। याद रखिएगा सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने अगस्त 2021 में अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 का? ऑप्शन डी सही हो जाता है इसका, अश्विनी वैष्णव जी। दोस्तों अश्विनी वैष्णव जी प्रेजेंट टाइम में आप सभी को पता होगा कि रेल मंत्री हो जाते हैं हमारे। याद रखिएगा अश्विनी वैष्णव जी। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अश्विनी वैष्णव जी अतिरिक्त प्रभारी कौन सा मंत्रालय संभाल रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनाथ सिंह ने किस शहर में ब्रह्मोस स्पेशल निर्माण इकाई का गठन किया है। तो दोस्तों बात करें राजनाथ सिंह जी की, तो ये हमारे रक्षा मंत्री हो जाते हैं, याद रखिएगा राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हो जाते हैं। तो दोस्तों इन्होंने किस शहर में ब्रह्मोस स्पेशल निर्माण इकाई का गठन किया है। तो दोस्तों याद रखिएगा लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है। दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछता है पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा आलिया भट्ट को। किसे? आलिया भट्ट को। अगर 2020 का पूछता है दोस्तों तो याद रखिएगा जॉन अब्राहिम और नवीन पटनायक जी को पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया था। और दोस्तों पेटा की बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। दोस्तों याद रखिएगा आपसे एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछते हैं, तो पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, ये पेटा का फुल फॉर्म हो जाता है। और दोस्तों जॉन इब्राहिम और नवीन पटनायक जी को पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2020 में चुना गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में सवारा कुंडू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों बात करें सवारा कुंडू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में सवारा कुंडू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है पैथर। दोस्तों आपके एग्जाम में पैथर या तो जायकावाड़ दोनों नाम हो सकते हैं, याद रखिएगा पैथर जल विद्युत परियोजना या जायकावाड़ जल विद्युत परियोजना। दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों नाम सेम है, पैथर और जायकावाड़ी। तो दोस्तों पैथर या जायकावाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि किस नदी पर निर्मित है, तो दोस्तों किस नदी पे हो जाता है? गोदावरी नदी पे यह हो जाती है जल विद्युत परियोजना। और दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों के, दोस्तों ये जो नीलगिरी की पहाड़ी हैं इसके दक्षिण में, इस हिस्से में दक्षिणी छोर के पर स्थित दर्रे को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों क्या कहा जाता है? पाल घाट। याद रखिएगा दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहा जाता है? पाल घाट। अगर दोस्तों बात करें भोर घाट और थाल घाट की, तो दोस्तों भोर घाट मुंबई और पुणे को जोड़ता है, और थाल घाट की बात करें तो यह मुंबई और नासिक को जोड़ता है। दोस्तों सेम ऑप्शन है, ये सेम ऑप्शन लिख गया है पाल घाट। तो दोस्तों पाल घाट इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों बात करें भोर घाट की, तो याद रखिएगा मुंबई और पुणे को जोड़ता है भोर घाट, और थाल घाट मुंबई और नासिक को जोड़ता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। तो दोस्तों अगर बात करें उच्च न्यायालय की, तो दोस्तों यह आर्टिकल 226 के तहत, याद रखिएगा 226 के तहत रिट जारी करता है। दोस्तों अब से अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट किस रिट आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है, तो आर्टिकल 226 के तहत, और आर्टिकल 32 के तहत कौन? तो सुप्रीम कोर्ट। अगर दोस्तों बात करें आर्टिकल 216 की, तो याद रखिएगा आर्टिकल 216 इसमें क्या उल्लेख है, तो दोस्तों याद रखिएगा राज्यों में हाई कोर्टों का गठन आर्टिकल 216 में है। अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि किस अनुच्छेद में राज्यों में हाई कोर्ट का गठन होगा, तो दोस्तों आर्टिकल 216 याद रखिएगा राज्यों का गठन है, राज्यों में हाई कोर्ट का गठन। अगर दोस्तों आर्टिकल 214 की बात करें, तो अगर 214 आपसे पूछता है आर्टिकल 214, तो दोस्तों यह भी याद रखिएगा कि राज्यों में राज्यों में हाई कोर्ट होगा। याद रखिएगा आर्टिकल 214 के तहत राज्यों में हाई कोर्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद ने कितने ओलंपिक पदक जीते। तो दोस्तों मेजर ध्यानचंद जी के बारे में पूछा गया है कि कितने ओलंपिक पदक जीते हैं इन्होंने। तो दोस्तों टोटल 3 ओलंपिक पदक जीते हैं मेजर ध्यानचंद जी ने। पहला, दूसरा, तीसरा चलिए देखते हैं कब जीता था इन्होंने। दोस्तों मेजर ध्यानचंद जी तो पहली बात तो किस क्षेत्र से संबंधित है, दोस्तों ये भी याद रखिएगा ये हॉकी से थे। किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से, तो हॉकी से हो जाते हैं। और इन्होंने कितने ओलंपिक पदक जीते हैं, तो दोस्तों ये पहला स्वर्ण पदक जीता था 1928 में, और दूसरा 1932 में, और तीसरा 1936 में जीता था इन्होंने।
अगर दोस्तों बात करें मेजर ध्यानचंद जी के बारे में, तो दोस्तों इनका जन्म 29 अगस्त 1905 प्रयागराज में हुआ था। याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 प्रयागराज में हुआ था। और दोस्तों इनकी ऑटोबायोग्राफी हो जाती है गोल, और इनको पद्म भूषण 1956 में दिया गया था दोस्तों। और मेजर ध्यानचंद जी को मैजिशियन ऑफ हॉकी भी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछता है मैजिशियन ऑफ हॉकी के नाम से किसे जाना जाता है, तो मेजर ध्यानचंद जी को मैजिशियन ऑफ हॉकी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और दोस्तों इन्होंने 1936 में इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन के रूप में ये तीसरा पदक जीता था, याद रखिएगा 1936 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है। अगर दोस्तों पोग लोक नृत्य की बात करें या किस राज्य का लोक नृत्य हो जाता है, दोस्तों याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य हो जाता है। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश के। और दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछता है किसके द्वारा मनाया जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा यह अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति हो जाती है, उसका धार्मिक उत्सव है यह पोग। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति का धार्मिक उत्सव हो जाता है, या आदि जनजाति के द्वारा पोग लोक नृत्य मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2021 में अब्दुल कादर खान का निधन हो गया, वो किस देश के परमाणु कार्यक्रम के जनक थे। तो दोस्तों परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन थे? अब्दुल कादर खान। ये किस देश के थे? इनका हाल ही में निधन हुआ है दोस्तों। पूछा गया है किस देश के थे, दोस्तों याद रखिएगा ये पाकिस्तान के थे परमाणु कार्यक्रम के जनक। अगर दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछता है भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए आप लोग कि भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमलप्रीत कौर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, याद रखिएगा। कमलप्रीत कौर जी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये किस खेल से संबंधित थी दोस्तों, तो याद रखिएगा डिस्कस थ्रो से संबंधित थी। अगर आपसे कमलप्रीत कौर जी के बारे में पूछता है तो याद रखिएगा ये किस खेल से संबंधित थी, डिस्कस थ्रो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2021 दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन कहाँ किया गया था। दोस्तों अगर बात करें अक्टूबर 2021 में दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो दोस्तों याद रखिएगा लेह में किया गया था। कहाँ पे? लेह में। अगर दोस्तों और डिटेल की बात करें तो ये गांधी जी की 152वीं जयंती पे किया गया था। और किसके द्वारा? तो आर.के. माथुर जी के द्वारा। अगर दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो इसका वजन, लंबाई और चौड़ाई भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों याद रखिएगा ये इसका वजन कितना था दोस्तों, 1000 किलोग्राम था। कितना था? 1000 किलोग्राम। याद रखिएगा 1000 किलोग्राम वजन था। और इसकी लंबाई कितनी थी? तो 225 फीट की लंबाई थी। और चौड़ाई की बात करें तो 150 फीट चौड़ाई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शहर 2022 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। अगर दोस्तों बात करें विश्व आर्थिक मंच की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो ये 2022 में किस शहर में वार्षिक सम्मेलन की मेज़बानी करेगा, तो दोस्तों याद रखिएगा दावोस में। कहाँ पे? दावोस में। विश्व वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022 का वार्षिक सम्मेलन कहाँ पे होगा, तो दावोस में। अगर दोस्तों थीम आपसे एग्जाम में पूछता है कि थीम क्या है 2022 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, जो वार्षिक सम्मेलन होना है उसकी थीम क्या है, तो वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट 2022 की थीम हो जाती है। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में आपसे सम्मेलन या वर्ष या किसी भी दिवस की थीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। तो याद रखिएगा वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट ये थीम थी 2022 की। अगर दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1971 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हो जाता है। और फुल फॉर्म WEF का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की सरकार ने हाल ही में 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है। तो दोस्तों ये किस देश की सरकार है जो 100% पेपरलेस सरकार है, दोस्तों ये दुबई की हो जाती है। याद रखिएगा दुबई की सरकार 100% पेपरलेस सरकार बन गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संपन्न हुए बेगम हजरत महल कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। दोस्तों बात करें बेगम हजरत महल कप ये किस खेल से संबंधित हो जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा फुटबॉल से हो जाता है। किससे? फुटबॉल से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2021 में किस राज्य के सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेतक का टैग मिला है। अगर दोस्तों बात करें सफ़ेद प्याज जिसे
भौगोलिक संकेतक का टैग मिला है ये किस राज्य का हो जाता है? दोस्तों याद रखिएगा महाराष्ट्र का हो जाता है। महाराष्ट्र के सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेतक का टैग मिला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है? दोस्तों अगर बात करें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की, भारत का स्थान क्या रहा? तो दोस्तों याद रखिएगा 83वां। कितना स्थान रहा है? 83वां। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने अक्टूबर 2021 में ग्लोबल टीबी जारी की है? दोस्तों बात करें ट्यूबरक्लोसिस की 2021 में किसके द्वारा जारी की गई है? तो दोस्तों याद रखिएगा WHO के द्वारा। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। अगर दोस्तों बात करें WHO की तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। दोस्तों याद रखिएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का फुल फॉर्म हो जाता है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहते हैं। अगर दोस्तों इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1948 में WHO की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और हेडक्वार्टर की बात करें तो दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाता है हेडक्वार्टर WHO का। अगर प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन की बात करें तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी WHO के चेयरमैन हो जाते हैं। अगर दोस्तों डायरेक्टर जनरल की बात करें तो टेड्रोस अधानोम ये WHO के DG हो जाते हैं, डायरेक्टर जनरल हो जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नोबेल पुरस्कार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अगर बात करें नोबेल पुरस्कार दिवस की, यह कब मनाया जाता है? दोस्तों यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर को जाते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल कंटेंट एनालिसिस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।